गुड इवनिंग। आज की हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज सैटरडे की क्लास हम लोग की करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें हम लोग हफ्ते भर की जो गतिविधियां हैं, जो समाचार होते हैं, उसको सिविल सेवा परीक्षा किस दृष्टिकोण से देखती है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स, जो जून के तीसरे महीने का करंट अफेयर्स है उसको हम लोग स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। जो एक क्लास करंट अफेयर्स की है, उस क्लास के साथ खास बात क्या है? इस क्लास के साथ खास बात क्या है कि हम लोग ये समझते हैं कि कैसे कैसे करंट अफेयर्स हमारे एग्जाम का काम आता है और हम पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स देखने का प्रयास करते हैं। अब जो जून का तीसरा हफ्ता है, इस तीसरे हफ्ते में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, यह सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हम लोग का जो एग्जाम है वो अक्टूबर में है। अक्टूबर के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कैसे कोर्स पूरा हो जाए। देखिए, अपनी एक समझ क्या है कि हम चाह रहे हैं कि सितंबर बाय 30 सितंबर हम पूरा कोर्स पूरा करना चाह रहे हैं। वी वांटेड टू कंप्लीट द होल कोर्स बाय 30 सितंबर 21। उसके लिए करना क्या होगा कि हम लोग दोनों चैनल पे क्लास चला रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार पे भी चल रहा है और ऑनलाइन आईएएस क्लासेस बाय वीरेंद्र ओझा, दोनों पर हम लोग क्लास चला रहे हैं ताकि हमारा कोर्स पूरा हो जाए। ऑनलाइन आईएएस क्लासेस बाय वीरेंद्र ओझा और दूसरा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार, दोनों पर हम लोग क्लास चला रहे हैं। और इसका लक्ष्य ये है कि तकरीबन हमारे पास 110 दिन के आसपास है, 110 डेज हमारे पास है। हम इस 110 डेज पे पूरा कोर्स पूरा करना चाह रहे हैं। तो 4 क्लास चलती, 7 से 8 क्लास चल रही है आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार पर जो फेसबुक पेज है, और 4 क्लास चल रही है आपकी ऑनलाइन आईएएस क्लासेस पे जो यूट्यूब है। आप दोनों पर क्लास करने की कोशिश करिए। ये कोशिश ये हो रही है कि इनके सहारे हम आपको तकरीबन 110 दिन में सारा कोर्स कर दें। जो फ्रीडम स्ट्रगल है, जो संडे की कल की क्लास है, वो 1885 से 1922 तक हम लोग खत्म कर देंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार पेज पे। और 1922 से 1947 हम लोग कर रहे हैं ऑनलाइन आईएएस क्लासेस पे। दोनों को मिक्स करके काम कर रहे हैं। उससे फायदा क्या होता है कि क्लासेस ज्यादा मिल जा रही हैं और समय के साथ काम हो रहा है। जैसे ही हम फिनिश करेंगे अपना ये फ्रीडम स्ट्रगल, हम साइंस स्टार्ट करेंगे। We will start the science after freedom struggle, will start the science। पॉलिटी की क्लास सैटरडे संडे लगातार चल रही है। तो आप लोग ऑनलाइन आईएएस क्लासेस को भी सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार का भी करें और फेसबुक पेज भी करें। ये सारी कंबाइंड प्रक्रिया करके हम आईएएस पीसीएस का जो सिलेबस है आपका 30 सितंबर तक कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद ईश्वर ने चाहा तो हम लोग बहुत अच्छा परिणाम अगले साल निश्चित रूप से देंगे। चलिए हम आज की करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करते हैं कि हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास क्या है। पहला ही समाचार क्या है? 2 न्यू राइस वेराइटी। अब देखिए, यह सवाल किसका है? एग्रीकल्चर का है, इन्वायरमेंट का है या ज्योग्राफी का है? अब यह सवाल जो मैं एक पहली न्यूज लेके आ रहा हूं, 2 न्यू राइस वैरायटी को पाया गया है। 2 नई धान की किस्मों को पाया गया है। अब ये जो 2 नई धान की किस्में प्राप्त हुई हैं, यह सवाल किसका है? एग्रीकल्चर का है कि इन्वायरमेंट का है कि ज्योग्राफी का है? अगर इस न्यूज को आप पढ़ने की कोशिश करें तो पहली चीज क्या है कि जो दो नई वेराइटीज पाई गई हैं, इन 2 नई वेराइटीज का नाम क्या है? नेम ऑफ 2 न्यू राइस वेराइटी। 2 नई जो राइस वेराइटी प्राप्त की गई हैं उनका नाम क्या? पहला सवाल क्या बन गया कि जो 2 नई राइस वेराइटी प्राप्त हुई हैं उनका नाम क्या है? तो पहला ही आसान सवाल हो गया, PR 121 और PR 126। यह 2 नई राइस वेराइटी इन्वेंट की गई हैं। अब आपके दिमाग में सवाल उठना चाहिए
कि भाई नई राइस वैरायटी का फायदा क्या है। जो PR-121 और PR-126 जो दो नई राइस वैरायटी प्राप्त हुई हैं, इन नई राइस वैरायटी का मतलब क्या है, क्यों प्राप्त किया गया है, इसका लाभ क्या है। पीसीएस में यह सवाल आ सकता है कि दो नई राइस वैरायटी क्या है, यह सवाल पीसीएस का होगा। दिस क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन द पीसीएस, बट आईएएस विल नॉट आस्क दिस क्वेश्चन। आईएएस क्या करेगा, एक कदम आगे जाएगा, वह यह पूछेगा कि जो दो नई गेहूं की किस्में हैं, जो दो नई राइस की किस्में हैं, जो दो नई चावल, जो 2 न्यू राइस वैरायटीज हैं, ये खोजी क्यों गई हैं, वाई। If we see the PCS question, they may confine only on this, कि what is the name of the 2 rice variety. But if I see the civil services examination, तो वो यहां पर नहीं पूछ लेंगे यह 2 राइस वैरायटी जो नई खोजी गई हैं, इनका पर्पस क्या है, लक्ष्य क्या है, यह क्या फायदा नुकसान हमको देंगी। तो फॉर आईएएस यू नीड टू नो मोर। पीसीएस हो सकता है आपका काम यहीं से सॉल्व हो जाए। पहला ही सवाल क्या हो गया, कौन सी उपज में दो नई किस्में खोजी गई हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन फॉर द पीसीएस एग्जामिनेशन, विच न्यू 2 वेराइटीज हैज बीन सर्च और इन्वेंटेड। चावल, गेहूं, बाजरा, उड़द। अब अगर आपको यह आइडिया है कि किसका है तो शायद आंसर कर लेंगे। हम आते हैं दूसरे पार्ट पे कि जो दो नई राइस वैरायटी खोजी गई हैं, इनके खोजने का फायदा और नुकसान क्या होगा, यह किस तरह से हेल्प करेंगी। डिप्लीटिंग वाटर, डिप्लीटिंग अंडर वाटर, डिप्लीटिंग अंडर वाटर ग्राउंड। अब क्या हो रहा है, अब याद क्या हो गया, डिप्लीटिंग अंडर वाटर ग्राउंड। इसमें हो क्या गया है कि पंजाब में इतना ज्यादा पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके कारण ग्राउंड वाटर कम हो रहा है। तो क्या होगा, डिप्लीटिंग अंडर ग्राउंड वाटर, रिस्टोर। अब आपका पहला आंसर बन गया रिस्टोर। इसका मतलब क्या हो गया कि जो दो चावल की नई किस्में खोजी गई हैं, जो धान की जो दो नई किस्में खोजी गई हैं, वह हमारा मदद किसमें कर रही हैं, वह जो अंडर ग्राउंड वाटर है उसके डिप्लीशन को, उसके खत्म होने को रोक रही हैं। अब अंडर ग्राउंड वाटर को, डिप्लीशन को कैसे रोक रही हैं, अगला सवाल। यह अंडर ग्राउंड वाटर के डिप्लीशन को, के खात्मीकरण को कैसे रोकेंगी। हाउ दे विल स्टॉप द डिप्लीशन ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर, बिकॉज यू आर सेइंग दैट this 2 new rice variety will help to restore the depletion of underground water. How? Harvesting time. हार्वेस्टिंग टाइम की मदद से, जो हार्वेस्टिंग टाइम है उसकी मदद से यह अंडरग्राउंड वाटर के डिप्लीशन को रोकने की कोशिश करेंगी। वो हार्वेस्ट हो जाएंगी 93 to 110 डेज के बीच में। अब एक सवाल आपके प्रिलिम्स का बन गया, चावल की फसल कितना दिन लेती है, हाउ मेनी डेज द राइस नीड टू हार्वेस्ट। दूसरा, कितना पानी चाहिए, किस एरिया में है, किस क्षेत्र में है, क्या चुनौतियां हैं। यह आपके मेंस का भी सवाल हो रहा है। कौन सी मिट्टी लगती है, विच सॉइल दे रिक्वायर, कौन सी खाद लगती है,
विच फर्टिलाइजर दे रिक्वायर, फसल चक्र में कैसे ये फिट बैठती हैं, हाउ दे आर फिट इन द क्रॉप साइकिल. You can prepare a number of question by this reading this question. अब हम आते हैं अपने उस सवाल पे जहां शुरू किया था कि जो ये फसल चक्र है, ये जो हार्वेस्ट है, हार्वेस्टिंग टाइम कैसे होता है. तो ये 93 to 110 डेज लेती है हार्वेस्ट करने में. तो जो हमने दो नई चावल की फसल इन्वेंट की है, वो हार्वेस्टिंग टाइम ले रही 93 to 110 डेज. 160 डेज नॉर्मल फसल लेती है. 160 डेज नॉर्मल फसल लेती है. ये ले रही है 90 थ्रू 110 डेज. अब देखिए यहीं से सवाल बन गया एक आपका और. द क्वेश्चन हैज बीन अगेन फ्रेम्ड हियर. सी केयरफुली. अगेन द क्वेश्चन हैज बीन फ्रेम्ड कि चावल की नॉर्मल फसल लेती है 160 डेज. जो हमने दो नई फसल खोजी है जिसको हम बोलते हैं PR 121 और PR 161, यह ले रही है 93 to 110 डेज. अब इससे फर्क क्या हो रहा है, इससे फायदा क्या हो रहा है कि अगर अर्ली हार्वेस्ट होगा, देखिए इसमें क्या होगा, अर्ली हार्वेस्ट, इसमें अर्ली हार्वेस्ट हो जाएगा. क्यों, दिन कम ले रहे हैं. अब अर्ली हार्वेस्ट से फायदा क्या होगा, इफ वी टेक द अर्ली हार्वेस्ट, उससे फायदा क्या होगा. अगर अर्ली हार्वेस्ट हो गया, किसी फसल का अर्ली हार्वेस्ट हो गया, तो उससे फायदा क्या होगा, किस तरह से गेन होगा. रिमूव पैडी स्ट्रॉ, रिमूव पैडी स्ट्रॉ, जिसको हम लोग गांव में क्या बोलते हैं, भूसा बोलते हैं. रिमूव पैडी स्ट्रॉ. जो पैडी स्ट्रॉ है इसको रिमूव करने में मदद मिलेगी, जो क्या है, पल्यूट करता है, सिग्निफिकेंट पल्यूटर. अब आपका जब सवाल निर्मित करेंगे तो बोलेंगे जो हमने एक नई फसल खोजी है वह क्लाइमेट चेंज में भी हेल्प करती है. अब आपको स्ट्राइक ही नहीं करेगा कि क्लाइमेट चेंज में कैसे हेल्प करती है, हाउ इट इज हेल्पिंग इन द क्लाइमेट चेंज, अनलेस अंटिल यू न्यू दिस, कि जो यह अपनी नई फसल खोजी गई है जिसमें अर्ली हार्वेस्ट होता है 90 to 110 डेज में होती है. 160 डेज जो नॉर्मल टाइम है उसकी तुलना में कम होती है. इससे क्या है, पैडी स्ट्रॉ को रिमूव करने में मदद मिलता है. यह सिग्निफिकेंट पल्यूटर है. अगर आप याद करें दिल्ली में हंगामा हो रहा है कि पैडी स्ट्रॉ को जलाया न जाए, यह क्लाइमेट चेंज में हेल्प करती है. तो एक पॉइंट क्या हो गया, एक पॉइंट क्या हो गया कि जो हमारी फसल नई खोजी गई है यह क्लाइमेट चेंज में भी हेल्प करती है. यह क्लाइमेट चेंज कब होती है, कब करती है, विंटर में. अगर ध्यान दे, विंटर में अक्रॉस इंडिया यह समस्या स्टार्ट होती है. इन विंटर में अक्रॉस इंडिया यह समस्या स्टार्ट होती है. अक्रॉस इंडिया देयर इज ए प्रॉब्लम कि जो हमारा पैडी स्ट्रॉ है यह दिक्कत करता है. और इससे क्या होता है, दूसरी बात, यह एक हेल्प किया क्लाइमेट चेंज में. दूसरा 20% कम पानी सो लेता है. इट टेक्स द 20% लेस वाटर, 20% लेस वाटर. जो ये नई अपनी फसल विकसित की गई है, यह नई फसल 20% कम पानी लेती है. तो 20% कम पानी लेती है. उससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा यह होगा कि यह पानी की बचत करेगा. तो एक ऑप्शन आपका क्या हो गया, क्लाइमेट चेंज में मदद कर. दूसरा पानी बचत में मदद कर रहा है. अब पानी बचत में मदद क्यों कर रहा है, यह जो आपकी फसल है, यह फसल हम बोलते हैं मानसून आने के थोड़ा पहले, मानसून आने के थोड़ा पहले, बिफोर ऑनस्लॉट ऑफ द मानसून.
जब मानसून आना होता है तो मानसून आने के थोड़ा पहले, बिफोर द ऑनस्लॉट ऑफ द मानसून, इसको हम बो देते हैं। इससे क्या होता है, 70% ऑफ जो वाटर रिक्वायरमेंट है वह मानसून से पूरी होती है। तो 70% इसकी वाटर रिक्वायरमेंट मानसून के शावर से हो जाती है। 70% ऑफ मानसून रिक्वायर्ड मानसून के शावर से ही हो जाती है। तो 70% जो वाटर रिक्वायरमेंट है यह अपने आप हो जाती है। हमको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम अंडरग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करें। अब PR 121 और PR 126, PR 121, PR 126 दो नई किस्में खोजी गई हैं। अब इन दोनों किस्मों में कितना समय लगता है? PR 121 लेता है 110 दिन, ये लेता है 93 डेज, और टोटल कितना लगता है? 160 डेज। गॉट इट? यह लेता है 110 दिन, यह लेता है 93 डेज। तो जो शॉर्टर ड्यूरेशन होता है, अब इसका हार्वेस्ट का ड्यूरेशन शॉर्टर हो गया, शॉर्टर हार्वेस्ट ड्यूरेशन। अब शॉर्टर हार्वेस्ट ड्यूरेशन का और फायदा क्या हुआ? जो शॉर्टर हार्वेस्ट ड्यूरेशन हो गया, तो शॉर्टर हार्वेस्ट ड्यूरेशन का और फायदा क्या हो गया? यह फार्मर को अलाउ करता है डिले सोइंग ऑलमोस्ट अंटिल द मानसून स्टार्ट। यह डिले कर देगा, डिले सोइंग। आप इसको बोने में देरी कर दो, बोने में देरी कर दो और मानसून का इंतजार करो। मानसून जब आने वाला है, चूंकि आपका हार्वेस्टिंग टाइम कम है, मानसून का इंतजार करो। मानसून का इंतजार, डिले सोइंग, वेट फॉर द मानसून। आप मानसून का इंतजार करो और उससे क्या होगा? जो लॉन्ग ड्यूरेशन की अपनी हार्वेस्ट है उसकी तुलना में कम होती है। और दिस वैरायटी कैन बी प्लांटेड एज लेट। जनरली हम लोग क्या करते हैं, May 1 को हम लोग प्लांट करते हैं। इसको हम कर सकते हैं प्लांट May 20 को। इससे क्या हो गया, हमारे सुविधा हो गई कि हम किस तरह से अपने कार्य को कर सकते हैं। अब देखिए सवाल कैसे बनेगा। सी द क्वेश्चन, लेट्स सी द क्वेश्चन। न्यू वेरिएंट्स ऑफ राइस हैज बीन invented. It will help A, climate change, B, depletion of groundwater, C, it has the less harvesting time, D, it will help to control the MSP. Answer A, A, B, C. Answer B, A, B, D. Answer C, B, C, D. Answer D, A, B, C, D. आंसर करिए, आंसर इट। अब देखिए जो न्यूज, व्हाट इज द पर्पस टू एक्सप्लेन दिस। जो न्यूज हमने बनाई, जो न्यूज हमने बनाई, आंसर यहां से करिएगा। जो न्यूज पेपर में है वह न्यूज आपको बिल्कुल हेल्प नहीं कर पा रही है।
अनलेस अंटिल यू एनालाइज दिस, यह न्यूज आपको बिल्कुल हेल्प नहीं कर पा रही है। इस न्यूज से हेल्प कराने का रास्ता क्या है? आप इसको एनालाइज करो। अगर आप इसको एनालाइज नहीं कर सकते हो, अगर आप इसको एनालाइज नहीं कर सकते हो, यह न्यूज आपको कोई मदद नहीं करेगी। यह जो करंट अफेयर की क्लास है, इससे इंपॉर्टेंट कोई दूसरी क्लास नहीं होती। आप कितनी भी ज्योग्राफी कर लो, आप कितनी भी पॉलिटी कर लो, जब तक आप उसको करंट अफेयर से रिलेट नहीं करोगे, कोई आंसर नहीं कर पाओगे। ये क्लास किसकी है? ज्योग्राफी की क्लास है। ये क्वेश्चन किसका है? ज्योग्राफी का है। आप कितना भी ज्योग्राफी पढ़ डालो, इसको आंसर नहीं कर सकते हो। इट इज द क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी। आप कितना भी ज्योग्राफी पढ़ डालो, कितना भी पढ़ डालो, आप इसको आंसर ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि किसी ज्योग्राफी के किताब में मिलेगा ही नहीं। लेकिन ये प्योर क्वेश्चन ज्योग्राफी का है। यस और नो? इट इज अ कंप्लीट क्वेश्चन ऑफ द ज्योग्राफी। अगर आप इसको करंट अफेयर से नहीं देखोगे, आप चाहे कहते हैं जी.सी. लियोन को पढ़ो, आप चाहे माजिद हुसैन को पढ़ो, चाहे आप एलेस्टर को पढ़ो, चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ो, यह सवाल सॉल्व ही नहीं हो सकता है, क्योंकि यह सवाल है करंट अफेयर से और इट इज प्योर ज्योग्राफी क्वेश्चन। इसमें 4 इशू है। एक इशू क्या है? क्लाइमेट चेंज का है। दूसरा क्या है? ग्राउंड वाटर का है। तीसरा क्या है? हार्वेस्टिंग टाइम का है। अगर आप देखें क्या है, अगर इसको आप देखें, इस सवाल में क्या क्या खास बात है, इस सवाल में खास बात क्या क्या है? क्लाइमेट चेंज का बात है। क्यों? यह नई फसल जो है वह पोल्यूशन कंट्रोल कर रही है। इसमें ग्राउंड वाटर का काम है। क्यों? यह नई फसल मानसून से काम कर ले रही है। यह इसका कहते हैं हार्वेस्टिंग टाइम कम है। तो आपका खेत क्या है? कम टाइम ले रहा है, लेस टाइम ले रहा है। और आप 1 मई के बजाय आप 20 मई को आप इसको बो सकते हो। इससे क्या होगा? यह मानसून पर डिपेंडेंट होगा। अब बताइए किस ज्योग्राफी के किताब में आपको मिलेगा? ये क्या नहीं मिल सकता है? इट्स क्लियर? किसी को दिक्कत है कोई? सेकेंड इशू आप देखिए, सेकेंड इशू आता है इकोनॉमिक्स का। स्टॉक मार्केट बूम कर रहा है। स्टॉक मार्केट इज बूमिंग, इकोनॉमी इज नॉट डूइंग वेल। इकोनॉमी इज नॉट डूइंग वेल। FDI inflow is increasing. Foreign currency reserve is all-time high. अब इंटरव्यू के छात्रों को मैंने सवाल तैयार कराया कि स्टॉक मार्केट बूम क्यों कर रहा है जब इकोनॉमी अच्छा काम नहीं कर रही है। स्टॉक मार्केट बूम कर रहा है, इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है। FDI इनफ्लो इंक्रीज कर रहा है। व्हाट इज द FDI इनफ्लो? व्हाट इज FDI इनफ्लो? जो हमारे देश में विदेशी निवेश आ रहा है, वह विदेशी निवेश क्या है? जो हमारा FDI इनफ्लो सर्ज कर रहा है, बढ़ रहा है, वह क्या है? किसी को आइडिया है? एनीवन नोज दिस? इफ नोज दिस राइट इट। किसी को आइडिया है ये क्या है? यस, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? FDI इनफ्लो जो है 2020-21 में वह पिछले साल से 10% बढ़ा है। 20-21 में FDI इनफ्लो पिछले साल से 10% बढ़ा है। जब हमारे यहां कोविड है, इफ देयर इज ए कोविड, इकोनॉमी इज कॉन्ट्रैक्टिंग,
इकोनॉमी इज कॉन्ट्रैक्टिंग, इकोनॉमी इसको बोलते हैं संकुचन हिंदी में, इकोनॉमी इज कॉन्ट्रैक्टिंग, देन हाउ FDI inflow increasing? Second question, is FDI inflow reflecting a healthy economic structure? देखिए मैं प्योर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं ओनली फ्रॉम द करंट अफेयर, आई एम अगेन रिपीटिंग, मैं प्योर इकोनॉमी पढ़ा रहा हूं ओनली फ्रॉम द करंट अफेयर। आप इकोनॉमिक्स की किताब में ढूंढते रहिएगा, आपको नहीं मिलेगा आसानी से, और सवाल यही आएगा और कुछ नहीं आएगा। जो हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वह 10% बढ़ गया है पिछले साल की तुलना में। वह कैसे बढ़ गया है? इज गवर्नमेंट मेजर्स रिस्पॉन्सिबल? क्या सरकार की कमियां की इस गवर्नमेंट मेजर्स रिस्पॉन्सिबल? क्या सरकार की जो नीतियां हैं, जो सरकार ने नीतिगत कदम उठाए हैं, जो सरकार ने नीतिगत कदम उठाए हैं वह जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है हमारे एफडीआई इनफ्लो के बढ़ने के लिए? किसकी जिम्मेदारी है हमारे एफडीआई इनफ्लो को इंक्रीज करने के लिए? और एफडीआई इनफ्लो है क्या? अगर हम एफडीआई इनफ्लो देखें, जो हमारा ग्रॉस इनफ्लो है, जो हमारा ग्रॉस इनफ्लो है, इसमें होता क्या क्या है? अब आपका सवाल हो गया कि हमारा ग्रॉस एफडीआई क्या होता है? ग्रॉस एफडीआई क्या होता है? व्हाट इज दिस एफडीआई? हमारा एफडीआई होता क्या है और एफडीआई कैसे डिटरमाइन होता है? कैसे एफडीआई को परिभाषित किया जाता है? एफडीआई की परिभाषा क्या है? डिफिनीशन क्या है? तो जो हमारा ग्रॉस इनफ्लो होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू इंडिया एंड डिसइन्वेस्टमेंट। इसके दो पार्ट होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दूसरा रिपैट्रिएशन और डिसइन्वेस्टमेंट। जो हमारा एफडीआई होता है वह कैसे परिभाषित होता है? तो ग्रॉस इनफ्लो जो होता है हमारा एफडीआई का, वो कंसिस्ट करता है दो चीज, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहां पे? टू इंडिया। अगर रफ्तार तेज है तो धीमी कर देता हूं मैं। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू इंडिया, दूसरा रिपेट्रिएशन और डिसइन्वेस्टमेंट। अब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू इंडिया वह डिक्लाइन किया है 2.4%। यह जो फिगर है कि 10% एफडीआई हमारा इंक्रीज किया है, इसको हम बांटते हैं। यह एफडीआई दो पार्ट में है। तो जो हमारा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया है यह डिक्रीज किया है। अगर स्पीड फास्ट है स्लो कर देता हूं। इफ स्पीड इज फास्ट आई कैन स्लो इट। अगर स्पीड फास्ट है आई कैन स्लो इट। फाइन, चलो ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब हम इस ग्रॉस एफडीआई में दो पार्ट है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू इंडिया और रिपेट्रिएशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट। जो हमारा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू इंडिया है यह डिक्रीज किया है 2.5%। तो इससे क्या हुआ? इंक्रीज हुआ है 74% इन रिपेट्रिएशन। इसमें 47% इंक्रीज हुआ है। जो रिपेट्रिएशन हुआ है या इन्वेस्टमेंट हुआ है उसमें 47% इंक्रीज हुआ है। अब आपके दिमाग में सवाल उठना चाहिए, आखिर ये फर्क क्या है? जो दोनों में वाइड गैप है एफडीआई फ्लो में और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब आपको यह समझना चाहिए व्हाट इज रिपेट्रिएशन। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा भाई ये है क्या? कि आप कह रहे हो कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डिक्रीज किया है, रिपेट्रिएशन इंक्रीज किया है, तो रिपेट्रिएशन है क्या? व्हाट इज रिपेट्रिएशन? जो इंक्रीज किया है वो हमको बताया जाए, भाई इंक्रीज जो हुआ है वह क्या? तो रिपेट्रिएशन है क्या? और यह इंपॉर्टेंट क्यों है? वाई इंपॉर्टेंट?
वाई दिस रिपैट्रिएशन इज इंपॉर्टेंट? जो 47% इंक्रीज किया है यह इंपॉर्टेंट क्या है, यह एक समझने की आवश्यकता है। जो एफडीआई इनफ्लो इंक्रीज किया है यह क्या कंसिस्ट कर रहा है? प्राइवेट इक्विटी फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड। जो हमारा एफडीआई फंड इंक्रीज किया है वो क्या है? वह है प्राइवेट इक्विटी फंड। वह क्या होता है? वह 3 से 5 साल के बाद डिसइन्वेस्ट होता है। वह 3 से 5 साल के बाद डिसइन्वेस्ट हो जाता है। डिसइन्वेस्टमेंट में क्या है? विनिवेशित हो जाता है। समझ में आया? बोलिएगा, आई कैन रिपीट इट। 3 से 5 साल के बाद वो क्या होता है? वह डिसइन्वेस्टमेंट हो जाता है। और उससे क्या होता है? जो प्राइवेट इक्विटी फंड है डू नॉट मेक लॉन्ग टर्म ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। यह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं देता है। यह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं देता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? यह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं देता है। अगर इस बात को देखें तो जो नेट बेस, जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है टू इंडिया, जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू इंडिया है, जो पहला वाला है जिसमें 2.4% की कमी हुई है, और जो आउटवर्ड एफडीआई फ्रॉम इंडिया है, जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया है, वो है यह बेयरली 0.8% किया है 2022 में और 21 में। अगर हम इसको एनालाइज करें, इस पार्ट को, यह पार्ट हो गया। अगर हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू इंडिया को देखें, जो एफडीआई बाय इंडिया है, अगर हम इन दोनों को समझने की कोशिश करें तो इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। इतना आसान समझते हैं, बहुत अर्थव्यवस्था नहीं समझते हैं। इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। जो हमारा 10% राइज है, यह क्या है? यह नेट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से है। जो हमारा 10% का राइज दिख रहा है वह किससे है? नेट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से है। नाउ यू ट्राई अंडरस्टैंड ये नेट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता क्या है? जो हमारा 10% राइज दिख रहा है वह नेट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से है। तो यह जो हमारा पूरा इंक्रीज है यह नेट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से। यह किससे है? यह जो इन्वेस्टमेंट होता है यह जनरली शेयर्स में होता है। यह जनरली शेयर्स में होता है। तो जो नेट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है यह सारा का सारा नेट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स होता है। तो जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट है, अगर हम सिद्धांत रूप में देखें तो यह जो हमारा एफडीआई इनफ्लो होता है, देखें तो एडिशनल कैपिटल टू ऑगमेंट द पोटेंशियल आउटपुट, वह पोटेंशियल आउटपुट लाता है। और जो हमारा यह जो हमारा नेट पोर्टफोलियो है यह कोई हमारे यहां एसेट क्रिएट नहीं करता है। एसेट क्रिएट नहीं करता है। यह हमारा एसेट क्रिएट नहीं करता है। ये कोई एसेट नहीं करता है। तो जो एफआईआई इनफ्लो है यह हमारे इकोनॉमी को, जो हमारा ये इसको एफआईआई इनफ्लो फॉरेन इन्वेस्ट कर, ये क्या करता है? हमारे इकोनॉमी को, हमारे अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान नहीं करता है। यह हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान नहीं करता है। तो जो यह 10% का जो इंक्रीज हुआ है यह हमारी अर्थव्यवस्था को कोई मजबूती प्रदान नहीं करता है। तो जो हमारा सेंसेक्स है, जो हमारा मार्केट बढ़ा, वो बढ़ रहा है इसके कारण बढ़ रहा है। इसका हमारी अर्थव्यवस्था से कोई संबंध नहीं बन रहा है। तो अगर हम देखें कि 2013 से 2014 2019-20 में जो रेशियो ऑफ जो नेट एफडीआई है टू जीडीपी वह हमेशा कम रहा है। अगर एफडीआई को जीडीपी के रेशियो से देखें
तो उसमें कोई खास फर्क नहीं आया है, कोई खास फर्क नहीं आया है। जो फर्क आया है इसमें आया है, FII इनफ्लो से आया हुआ है। अगर शॉर्ट टर्म फॉरेन जो यह जो हमारा स्टॉक मार्केट का सर्ज है, जो सर्ज ऑफ स्टॉक मार्केट है, जो सर्ज है स्टॉक मार्केट की, यह शॉर्ट टर्म फॉरेन इन्वेस्टर के कारण है, जो हमारे शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो यह जो सर्ज हो रहा है उसके कारण है। हमारा जो FDI है, जो हमारे आधारभूत संरचना में निवेश होना चाहिए, उसमें कोई खास फर्क नहीं हुआ है। तो यह जो इनफ्लो है, यह जो इनफ्लो आ रहा है, यह जो FI इनफ्लो आ रहा है, यह हमारे एसेट्स में, इकोनॉमी में कोई खास ऑगमेंटेशन, वृद्धि नहीं कर रहा है। क्लियर हो गया? बोलो, क्लियर नहीं हुआ? किसको क्लियर नहीं हुआ? इट्स क्लियर, नॉट क्लियर? वेरी गुड, जय अंजलि सिंह, क्लियर क्लियर। यही सवाल आएगा तो हम क्या इसको कह सकते हैं, जो FDI इनफ्लो है वह डिक्लाइन किया है। FDI इनफ्लो, इसको हम और आसान कर देते हैं, यह डिक्लाइन किया है 2.4%। मतलब आप क्या कह सकते हैं, FDI इनफ्लो में हमारे को कोई फायदा नहीं हुआ है। यह किससे हुआ है? यह 47.2% इंक्रीज हुआ है। किसमें इंक्रीज हुआ है? रिपैट्रिएशन में इंक्रीज हुआ है, डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है, जिसके कारण हमारा यह रिकॉर्ड $27 बिलियन हो गया है। अब जो हाई इंक्रीज हो रहा है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में, हाई इंक्रीज हो रहा है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में, हाई इंक्रीज इन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जो हमारा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उसमें हाई इंक्रीज हो रहा है। जो हमारा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उसमें हाई इंक्रीज हो रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है? फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने बहुत ज्यादा पैसा जमा किया। हम फिगर छोड़ दे रहे हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम अपने इस डेटा को देखें, अगर हम इसको थोड़ा सा और एनालाइज कर देते हैं, लेट मी एनालाइज मोर, आपको और साफ हो जाएगा। लेट मी एनालाइज मोर, थोड़ा और एनालाइज कर देते हैं, आपको और आसानी हो जाएगी समझने में। अगर हम ये देखें कि जो 47.2% इंक्रीज है, यह इंक्रीज है कहां पे? यह कहां पर इंक्रीज हुआ है? 47.2%। अगर हम देखें इसको किसने प्राप्त किया है, तो इसको प्राप्त किसने किया है? अगर डेटा देखें, रिलायंस को मिला है। रिलायंस में पैसा इन्वेस्ट हुआ है, जो रिलायंस ग्रुप की कंपनीज हैं उसमें इन्वेस्ट हुआ है। जो रिलायंस का जो जियो प्लेटफॉर्म है उसमें हुआ है, जो रिलायंस का जियो प्लेटफॉर्म है उसमें हुआ है। तो रिलायंस ग्रुप की कंपनी हुआ है, रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म हुआ है और BP मोबिलिटी में हुआ है। इन तीनों में महत्वपूर्ण ढंग से इन्वेस्टमेंट हुआ है। अगर हम इसको पढ़ें कि जो 47.2% इंक्रीज हुआ है वह कहां कहां हुआ है, तो जो मेजर पार्ट ऑफ फंड प्राप्त हुआ है वह क्या कर रहा है? वह रिलायंस वह फैसिलिटेट कर रहा है रिलायंस इंडस्ट्री को विड्रॉ इट्स इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी मेड इन फॉर्म ऑफ ऑप्शनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। इससे क्या हो रहा है? इससे इनडायरेक्ट इक्वेशन हो रहा है, रिलायंस इंडस्ट्री हो रहा है शेयर्स हेल्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज। जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स हैं उनके एक्वाइजेशन में हो रहा, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के
अगर इसको आप समझने की कोशिश करें 47.2% कैसे बढ़ रहा है, तो मेजर पार्ट जो फंड का है, इसका मतलब क्या है, फैसिलिटेट रिलायंस इंडस्ट्री टू विड्रॉ इट्स इन्वेस्टमेंट। इससे क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट एक्विजिशन ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय इंडस्ट्रीज। जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स हैं उनका इनडायरेक्ट एक्विजिशन हो रहा है। इससे फायदा क्या हो रहा है, फेसबुक की एंट्री हो गई है। फेसबुक ने एंट्री किया है और फेसबुक ने एंट्री करके क्या किया है, उन्होंने जियो प्लेटफॉर्म को किया है। फेसबुक एंटर्ड इन द जियो प्लेटफॉर्म। जो फेसबुक एंट्री कर रहा है किसमें कर रहा है, जियो प्लेटफॉर्म में कर रहा है। फेसबुक इज एंटरिंग इन द जियो प्लेटफॉर्म। जियो प्लेटफॉर्म में फेसबुक एंटर कर रहा है। इससे बेनिफिट कर रहा है किसको, फॉरेन पार्टनर्स को। फॉरेन पार्टनर्स को बेनिफिट होगा। तो जो फेसबुक की एंट्री है जियो प्लेटफॉर्म पे, तो फेसबुक एंट्री इन जियो प्लेटफॉर्म ऑफर टू सिग्निफिकेंट बेनिफिट टू द फॉरेन पार्टनर। पहला, सोशल मीडिया रीच। पहला क्या है, सोशल मीडिया रीच। अगर हम इसको देखें कि जो 47.2% का इन्वेस्टमेंट हुआ है वह कहां हुआ है, वह रिलायंस में मेनली हुआ है और रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म हुआ है। फेसबुक की एंट्री हुई है जियो प्लेटफॉर्म पे। तो फेसबुक एंट्री इन जियो प्लेटफॉर्म है, यह दो सिग्निफिकेंट बेनिफिट दे रहा है फॉरेन पार्टनर्स को। पहला क्या दे रहा है, एक्सपैंड इट्स सोशल मीडिया रीच। दूसरा, जो फेसबुक का शेयर है इन इंडिया वह बढ़ रहा है और ई कॉमर्स बिजनेस में, ई कॉमर्स बिजनेस, ई कॉमर्स बिजनेस किसके थ्रू, रिलायंस। तो आप इस सवाल से दो चीज और डिराइव करिए कि जो 47.2% का जो इंक्रीज हुआ है उस इंक्रीज को अगर हम एनालाइज करने की कोशिश करें तो इसमें रिलायंस है, जियो प्लेटफॉर्म है, बीपी मोल्टिन को फायदा हुआ है। अब जो इससे क्या हुआ है, फेसबुक की एंट्री हो गई है जियो। फेसबुक ने इन्वेस्टमेंट किया है। फेसबुक ने इन्वेस्टमेंट किसमें किया है, जियो में किया। पैसा कहां गया, इंडिया में आ गया। तो फेसबुक ने एंट्री किया जियो प्लेटफॉर्म पे। अब जियो प्लेटफॉर्म में एंट्री से जो फॉरेन पार्टनर है फेसबुक, इसको फायदा क्या हो रहा है, पहला इसकी सोशल मीडिया रीच बढ़ रही है। इंडिया में सोशल मीडिया रीच सब बढ़ाना चाह रहे हैं क्योंकि इंडिया का बड़ा बाजार है, बड़ी जनसंख्या है, बड़ा भूगोल है, तो सोशल मीडिया रीच बढ़ेगी। दूसरा, ई कॉमर्स बिजनेस बढ़ेगा। आप देखें एक बड़ा हंगामा चल रहा है कि फेसबुक और व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी चेंज कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं, इस ई कॉमर्स बिजनेस को के लिए कर रहे हैं। तो जब वो जियो में इन्वेस्ट करेंगे, जियो उनका स्टेक बढ़ेगा, तो वह रिलायंस के माध्यम से अपने ई कॉमर्स बिजनेस को बढ़ाएंगे। तो एक सवाल और क्या हो गया कि भारत में जो एफडीआई, जो भारत में विदेशी निवेश बढ़ रहा है, वह किन किन क्षेत्रों पर प्रभाव डालेगा, सोशल मीडिया के क्षेत्र पर प्रभाव डालेगा और ई कॉमर्स के क्षेत्र पर प्रभाव डालेगा। यह सोशल मीडिया के क्षेत्र पर प्रभाव डालेगा और ई कॉमर्स के क्षेत्र पर प्रभाव डालेगा। यह दो बड़े इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए इनको समझने की आवश्यकता है कि किस तरह से यह फर्क डालेंगे। मेरे ख्याल से इतना बहुत है आपके लिए, इससे ज्यादा आपको समझने की कोई जरूरत नहीं है। किसको समझ में नहीं आ रहा है, एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम? देखो हम समझाने की कोशिश, देखो मैं बार बार रिपीट करूंगा हर अपने करंट अफेयर के क्लास में, आप कितना भी, आप किसी भी इकोनॉमिक्स की किताब पढ़िए ये नहीं मिलेगा। और सवाल ऐसे ही आते हैं। अगर आप सिविल सर्विसेज के पेपर को ओपन करिए तो आप ऐसे ही सवालों से रूबरू होते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग समझ नहीं पाते हैं सवाल किस तरह आते हैं, सवाल का पैटर्न क्या है, हम लोग 12-14 घंटे पढ़ते हैं और पढ़ते क्या है, जो रिलेवेंट नहीं होता है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी है, आवश्यक है, लेकिन एनसीईआरटी की उपयोगिता एग्जाम में 10-15-20% के बियॉन्ड नहीं रह गई है। तो 10-15-20% के बियॉन्ड एनसीईआरटी का कोई काम नहीं रह गया है। और यूपीएससी के अगर हम क्वेश्चन को देखें, लेट्स सी द यूपीएससी क्वेश्चन। यूपीएससी के 100 सवाल होते हैं, 15 सवाल का जवाब किसी को नहीं आता है।
नो वन नोस। इन सवालों का कोई मतलब नहीं है, ये सही हो गलत हो, इनका सही होने कोई मतलब, गलत होने का मतलब है कि यह आपके मार्क्स को काट लेते हैं। 25 सवाल सब जानते हैं, सब जानते हैं मतलब क्या है, ऑल पोटेंशियल कैंडिडेट नोज। आपके जो 9 लाख लोग अपीयर होते हैं, इसमें से करीब 25 से 30 हजार बहुत पढ़ते हैं, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। ये 25 से 30 हजार 25 सवाल सही कर लेते हैं। तो ये हो गया 40 सवाल। इन 40 सवालों से आपका कोई डिसीजन नहीं होता है, न तो इसके जानने न जानने से, ना इसको जानने। ये आपको कोई, आप बचे आपके 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें एक से अधिक उत्तर सही लगते हैं। इफ यू सी द 20 क्वेश्चन, उसमें 20 सवाल, 60 में 20 ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज्यादा सवाल सही लगते हैं। ये आपके बहुत डिसाइडिंग होते हैं। आइए अगला 20 सवाल। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस जो ग्रुपिंग के होते हैं, ABC, BCD, CDA, उस तरह के सवाल होते हैं। अब क्या है ग्रुपिंग, क्या है आपके, अगर आपको 4 इंफॉर्मेशन नहीं आती है तो आपका सवाल गलती होगा। नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस, एक से अधिक उत्तर सही होते हैं, ग्रुपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्योर एनालिसिस। प्योर एनालिसिस आपका पढ़ा हुआ होता है, लेकिन प्योर एनालाइज कराते हैं वो, कि आप एनालाइज कराओ। इसमें सिर्फ 2 का झगड़ा होता है, 2 में से 1। ये इसमें क्या होता है, आपकी पूरी दिमाग की दही बना देते हैं वो, कि अगर आप इसमें बहुत ही गंभीरता से नहीं पढ़े हैं तो वह सवाल आपका सही होने की चांस बहुत कम होते हैं। देखिए अब अगला हम चैप्टर लेते हैं, चेजिंग द न्यूज। चेजिंग द न्यूज, चेजिंग द न्यूज। आप न्यूज को कैसे चेज करो। अफगानिस्तान, हम अफगानिस्तान के सहारे समझाते हैं कि कैसे समाचार का हम लोग पीछा करते हैं। अब आपने अफगानिस्तान तैयार किया, अफगानिस्तान अगले 1 साल तक न्यूज़पेपर में घूमता रहेगा, वो टहलता रहेगा, और जब आपका सवाल आएगा, चाहे ऐसे में हो या आपके करंट अफेयर्स में है, तो आपको उत्तर देने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अब हम एक देखते हैं, एक नया समाचार शुरू हो गया, अमेरिका की गलती। देखिए हमने पिछले बार पढ़ाया था तो इस टॉपिक को टच नहीं किया था, मिस्टेक्स ऑफ अमेरिका। मिस्टेक्स ऑफ अमेरिका, कि जो अफगानिस्तान में हुआ उसमें अमेरिका की गलती क्या है। अब आपने अफगानिस्तान पढ़ लिया है, आपको शांत नहीं रहने का है, आपको आगे बढ़ने का है। तो पहली बात क्या है, देखिए जैसे ही आप जितना ही ज्यादा पढ़ते हैं आपको उतना ज्यादा मिलता है। तालिबान, अफगान गवर्नमेंट, 2 संघर्ष कर रहे हैं, अमेरिका इनके साथ था, इंडिया भी इनके साथ था। ठीक है, अफगान गवर्नमेंट, तालिबान 2 संघर्ष कर रहे हैं, अमेरिका और इंडिया दोनों साथ थे। नाउ अब क्या हो गया, अमेरिका ने उसको विड्रॉ कर लिया, और एज ऑफ नाउ सिचुएशन क्या है, 20% जो अफगानिस्तान है वह तालिबान के कंट्रोल में है। 20% जो एरिया अफगानिस्तान का है यह तालिबान के कंट्रोल में है। 24% जो है वह किसके कंट्रोल में है, वह अफगान गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। अगर आप दोनों को कंपेयर करें
तो अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो 24% जो गवर्नमेंट है, जो 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 एरिया है वह किसके कंट्रोल में है? वह एरिया कंट्रोल में है अफगान गवर्नमेंट के। तो आपको दो चीज क्या हो गई इंपॉर्टेंट, कि कौन सी एरिया किसके 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 कंट्रोल में है। तो 22% है तालिबान के कंट्रोल में, 24% है अफगान कंट्रोल में। अब क्या हो गया? झगड़ा दोनों का शुरू हो गया, फाइट। दोनों का संघर्ष चल रहा है कि बाकी बची एरिया पर कब्जा करने के लिए। तो जो दोनों के साथ अगर देखा जाए तो 22% तालिबान पे है, 24% अफगान पे है, जो आधा से ज्यादा टेरिटरी है। तो क्या है? 50% से ज्यादा कंटेस्टेड टेरिटरी हो गई, जहां पर दोनों संघर्ष कर रहे हैं अपने कब्जे को प्राप्त करने के लिए। अपने कब्जे को प्राप्त करने के लिए दोनों संघर्ष कर रहे हैं। अगर हम एक पूरी वॉर सिचुएशन को देखने की कोशिश करें तो जो टेररिस्ट नेटवर्क है जिसको यूएस समाप्त करना चाहता था, टेररिस्ट नेटवर्क, US failed to destroy. Despite of so many years in the Afghanistan having a huge military power and all the air strikes attacks, the US failed to destroy the Afghanistan टेरर नेटवर्क। यह एक बड़ी मेजर फेल्योर हुई है। तो अफगानिस्तान का जो टेरर का अटैक है, वह जब इन्होंने टेरर का अटैक जब उन्होंने खत्म करने की कोशिश की तो उनका जो उनका सारा का सारा मामला था वह एशिया और अफ्रीका में फैल गया। एशिया एंड अफ्रीका में फैल गया। तो अफगानिस्तान के टेररिस्ट नेटवर्क को खत्म करने में यूएस फेल हुआ। अब यूएस फेल क्यों हुआ? 3 फंडामेंटल मिस्टेक्स। मैं भी आप बताऊंगा कैसे आप इसको इस्तेमाल करोगे। 3 फंडामेंटल मिस्टेक्स। 3 फंडामेंटल मिस्टेक्स बाय यूएसए। 3 महत्वपूर्ण गलतियां हुई यूएसए से, जिसके कारण से वह अफगानिस्तान का जो प्रॉब्लम था वह खत्म नहीं कर पाया। पहला, यूएस अफगानिस्तान में गया विदाउट लर्निंग एनीथिंग फ्रॉम कंट्रीज हिस्ट्री। पहला, नॉट लर्न फ्रॉम कंट्रीज हिस्ट्री। अफगानिस्तान के इतिहास को समझने से उसने इनकार कर दिया। अफगान के इतिहास को अमेरिका समझ न सका। पहली मिस्टेक क्या हो गई कि अफगानिस्तान के इतिहास को अमेरिका समझ सका। तो फर्स्ट मिस्टेक बाय द यूएस, ड्यू टू दिस रीजन द यूएस फेल्ड टू डिस्ट्रॉय द टेरर नेटवर्क। वह अफगानिस्तान के इतिहास को समझ न सका। अफगानिस्तान 19वीं और 20वीं शताब्दी में भी इन्वेड हुआ। अब इतिहास क्या है समझिए। 19वीं 20वीं शताब्दी में, सेंचुरी में अफगान को इन्वेड किया ग्रेट पावर्स ने। द ग्रेट पावर्स हैज इन्वेडेड द अफगानिस्तान इन 19th and 20th century। इस इन्वेजन के बावजूद हुआ क्या? ब्रिटिश एम्पायर ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया। अब एक सवाल आपका और बन गया कि ब्रिटिश एम्पायर ने अफगानिस्तान को इन्वेड क्यों किया था। अब आपके सवाल बन गया हिस्ट्री का, ब्रिटिश एम्पायर ने अफगानिस्तान में हमला क्यों किया था, ने अफगान में हमला क्यों किया था। अब एक सवाल आपका बन गया हिस्ट्री का, हमला क्यों किया था। वाई ब्रिटिश इन्वेडेड अफगानिस्तान इन द 19th सेंचुरी। क्यों किया था, उसका रीजन क्या था। ब्रिटिश को रशिया से डर लग रहा था। जो ब्रिटिश एम्पायर ने अफगानिस्तान को किया उसका कारण क्या था, वो रशिया के इन्वेजन से डर रहे थे 1839 में। अब इनको डर क्या था,
व्हाट वाज द फियर ऑफ द ब्रिटिश, कि रशिया अफगानिस्तान के माध्यम से भारत में हमला कर देगा। अगर यह सवाल आता है हिस्ट्री में तो आंसर होगा भारत पर हमला कर देगा, भारत पर हमला कर देगा। द रशिया विल इन्वेड इंडिया वाया अफगानिस्तान, दैट्स व्हाई 1839 दे सेंट ट्रूप्स। 1839 में इसलिए ट्रूप्स भेजा गया, तो चूंकि रशिया के माध्यम से, रशिया अफगान के माध्यम से इंडिया पर हमला कर सकता है। और उन्होंने क्या किया, दोस्त मोहम्मद को हटा दिया, शाह शुजा को बैठा दिया, दोस्त मोहम्मद को हटा दिया और शाह शुजा को बैठा दिया। They removed the दोस्त मोहम्मद and Shah Shuja was installed in the Afghanistan. लेकिन ब्रिटिश को बहुत जल्दी एहसास हो गया कि वहां जीतना आसान नहीं होगा, और जो पश्तून वॉरियर्स था उन्होंने 1842 में पश्तून जो वॉरियर्स थे उन्होंने रीगेन करना शुरू किया। तो 1839 में रशिया के डर से कि अफगानिस्तान के माध्यम से भारत पर हमला कर देगा उन्होंने भेजा, लेकिन 1842 में ही पश्तूनों ने उनके हाथ खराब कर दी। और 1879 सोवियत यूनियन, सॉरी 19, तीसरा क्या हुआ, ये पहला हुआ, दूसरा 1979, ये पहला लेसन था जो अमेरिका को समझ नहीं आया कि ब्रिटिश ऐसी पावरफुल आर्मी ने 1839 में भेजा, 3 साल में भागना पड़ा। दूसरा 1979 रशिया ने, तब उसको यूएसआर बोलते थे, यूएसएसआर ने अपनी सेनाएं भेजी, यूएसआर ने अपनी सेनाएं भेजी और उसका हश्र क्या हुआ, यूएसआर को भी मुंह की खानी पड़ी। यूएस अफगान भेजा और वह उनका ट्रूप कोई नहीं रहा, और सोवियत ने एक मुजाहिदीन का जो एक रेजिस्टेंस हुआ उसके कारण उनको वापस आना पड़ा। 2001 में अमेरिका गया। तो पहली पॉइंट क्या हो गई, अब सवाल क्या है कि क्यों अमेरिका को अफगानिस्तान से हारना पड़ा। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि यूएस ने अफगानिस्तान में प्रवेश करते समय उन्होंने ब्रिटिश से और सोवियत संघ के अनुभवों से कुछ भी नहीं सीखा, और जब उन्होंने नहीं सीखा तो उनको अलकायदा के ठिकानों को खत्म नहीं कर पाए और उनको वापस आना पड़ा। यह एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसके कारण इनको वापस आना पड़ा। दूसरा क्या है, स्ट्रेटेजिक फेलियर हुआ। स्ट्रेटेजिक फेलियर क्लियर होने हो रहा है, स्ट्रेटेजिक फेलियर, रणनीति की विफलता। इनकी रणनीति जी पूरी की पूरी, इनकी पूरी रणनीति की ही उनकी फेल हो गई। उन्होंने कभी यह समझने की कोशिश नहीं की कि जो इंडिजिनस मिलिट्री है उनकी, जो उनकी देशी इंडिजिनस डीप रूटेड जो उनकी फाइटिंग स्पिरिट है, जो उनकी देशी इंडिजिनस जो डीप रूटेड उनकी फाइटिंग स्पिरिट है, वह आसान नहीं होगा खत्म करना। जो तालिबान एक क्या है, उनका एक मिलिट्री, एक उनका डीप रूटेड जो अफगानिस्तान के जो पश्तून मेजॉरिटीज में, पश्तून की मेजॉरिटीज में, जो पश्तून मेजॉरिटी एरिया में उनके डीप रूटेड जो उनके नेटवर्क हैं, जहां से वह फाइटिंग करते हैं, उनको खत्म करना आसान नहीं होगा। और जो उन्होंने जो अमेरिका ने उनको खत्म करने की कोशिश की, जो लॉन्च करने की कोशिश की, वह पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। तीसरा क्या हुआ, यूएस ने जो पाकिस्तान का टैक्टिकल सपोर्ट लिया, वह इस बात को ध्यान में रखे बगैर हुआ कि पाकिस्तान हैज डीप स्ट्रेटेजिक टाइज विद द तालिबान। पाकिस्तान की
तालिबान के साथ डीप स्ट्रेटेजिक टाइज हैं, डीप स्ट्रेटेजिक टाइज हैं। पाकिस्तान की तालिबान के साथ डीप स्ट्रेटेजिक टाइज हैं, इसको उन्होंने समझने से इनकार कर दिया। और वह जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान और तालिबान वह अपने कार्ड को प्ले कर रहे थे। और जब वॉर चलने लगा तो वॉर में यह उनके देशी ढंगों से लड़ नहीं पाए। यूएस का जो अपना स्टैंड था शिफ्ट हो रहा था ईस्ट एशिया चाइना से, और उस शिफ्टिंग स्टैंड के कारण यह अपने को एक तरह से उस समस्या के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाए। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो टॉक किया वह किससे किया? डायरेक्टली तालिबान से किया, डायरेक्टली तालिबान से किया। उस टॉक से क्या हुआ? उन्होंने वहां की गवर्नमेंट्स को कॉन्फिडेंस में लिया ही नहीं। तो उससे क्या होगा? तालिबान का उत्साह बढ़ गया। तो जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने टॉक किया वह डायरेक्टली तालिबान से किया और वहां की गवर्नमेंट से कोई ताल्लुकात नहीं रखा। उससे क्या हो गया कि गवर्नमेंट का, तालिबान का विश्वास का उत्साह बढ़ गया और तालिबान और गवर्नमेंट को जो अथॉरिटी अंडरमाइन हो गई। तो अमेरिकन का जो एग्जिट है यह बैलेंस ऑफ पावर दे गया तालिबान के फेवर में, और तालिबान ने अपनी टेरिटरी को कैप्चर करना शुरू किया। यह मिस्टेक्स है तालिबान की, अमेरिकन प्रशासन की। अब इसको इस्तेमाल कैसे करोगे? इसको इस्तेमाल कैसे करोगे? आतंकवाद भारत से समाप्त नहीं हो रहा है। आतंकवाद से लड़ने में भारत के समक्ष चुनौतियां, आप उसमें इसका इस्तेमाल करो। आतंकवाद से लड़ने में भारत के समक्ष चुनौतियां, इस तरह का कोई भी अगर आपको ऐसे आता है आप इसमें उसका इस्तेमाल करो। कि जो अमेरिका का फेल्योर हुआ है अफगानिस्तान में, वह भारत की चुनौती को बढ़ा रहा है। वो कैसे बढ़ा रहा है कि अफगानिस्तान से अमेरिका बगैर किसी समझौते के चला गया। उसने तालिबान से सीधी फाइट की, उसने इतिहास को समझे बगैर अफगानिस्तान में प्रवेश कर लिया। और तालिबान से जिस तरह का समझौता किया गया, उस समझौते के कारण तालिबान का और वहां के आतंकवादी गतिविधियों का उत्साह बढ़ा। वह भारत के शांति प्रयासों के रास्ते में समस्या खड़ी कर रहा है। दूसरा, तालिबान का और पाकिस्तान का आपस में कनेक्शन है। द प्लेसेंटा ऑफ द तालिबान आर इन द पाकिस्तान। जो तालिबान की जो मातृनाल है वह पाकिस्तान में है। अगर यूएसए वहां फेल कर गया, जिसमें काफी गलती अमेरिका की भी है, तो निश्चित रूप से यह भारत के लिए चुनौती दे रहा है। तीसरी बात, भारत को उस समझौते में शामिल नहीं किया गया। अब अमेरिका चाह रहा है कि लोकल पावर्स वहां की प्रॉब्लम सॉल्व करें, लेकिन जब यह वार्ता हो रही थी भारत को वार्ता में शामिल नहीं किया गया। भारत का रोल अभी तक अफगानिस्तान में लिमिटेड ही है। इस लिमिटेड रोल के होने के कारण नुकसान क्या है कि भारत आतंकवाद विरोधी गतिविधि के संगठन में बहुत सशक्त भूमिका निर्वाह नहीं कर पा रहा है। जिस तरह से अमेरिका प्रशासन ने तालिबान के हाथ में अफगानिस्तान को छोड़ दिया, वह न केवल अफगानिस्तान में बल्कि पूरे क्षेत्र में एक आतंकवादी घटनाओं को प्रोत्साहित करेगा। यहां तक कि चीन भी परेशान है। चीन भी चाहता है अफगानिस्तान में शांति हो, क्योंकि चीन का जो सटा हुआ क्षेत्र है, जो चीन का सियांग एरिया है, वहां भी प्रभाव बढ़ सकता है। इसीलिए चीन ने कहा है कि मैं शांत प्रक्रिया के रास्ते में या उसके मामले में मैं सहयोग देने को तैयार हूं। तो जब आप आतंकवाद से लड़ने में भारत की सबक चुनौतियों की जरूरत, इसमें आप काम दे सकते हैं। उसमें आप 1847, 1979 और 2001 तीनों घटनाओं का जिक्र करिए
कि इन तीनों घटनाओं में जिन जिन शक्तियों ने अपना अपना योगदान दिया, उन्होंने आतंकवाद को बढ़ाने में, वहां की समस्याओं को बढ़ाने में सहयोग दिया। 1979 में जब सोवियत यूनियन फेल हुआ तो अमेरिका को समझना चाहिए था कि 1979 में सोवियत यूनियन और 1847 में ब्रिटेन क्यों फेल हुआ, और इसको समझते हुए उनको किसी घटनाक्रम में हाथ लगाना चाहिए था। अगर आप इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे तब शायद हो सकता है आपको फायदा हो। ए नंबर ऑफ न्यूज आर हियर, मैं आपको न्यूज लिखा देता हूं, आप लोग लिख लें। सारी न्यूज को डिस्कस करना आसान नहीं है। एक आप पढ़िए, G7 समिट हुआ है। G7 समिट में क्या क्या कार्रवाई हुई है, एक न्यूज आप ये पढ़ने की कोशिश करिए। तीसरा, डीप ओशियन मिशन, इंडिया ने डीप ओशियन मिशन लॉन्च किया है। यह आपका साइंस का सवाल है, यह सवाल आने की संभावना बहुत ज्यादा है। दूसरा हो गया डीप ओशियन मिशन, WPI एंड CPI, यह मैं पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। WPI और CPI लगातार बढ़ रहा है, इसके बढ़ने का कारण क्या है? जो विस्टा प्रोजेक्ट है जो सरकार बना रही है दिल्ली में, उसके प्लस और माइनस पॉइंट क्या है, उसमें क्या क्या इशू है, इसको आप पढ़ने की कोशिश करिए कि उसमें क्या प्लस पॉइंट है और क्या माइनस पॉइंट है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, वह इलेक्टोरल बॉन्ड में जो एक ट्रांसपेरेंसी का इशू है वह मिसिंग है, वह मिस क्यों हो रहा है? तो इलेक्टोरल बॉन्ड में जो ट्रांसपेरेंसी का इशू है उसको आप देखने की कोशिश करिए। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक आ रहा है, पेंडेमिक एंड फूड ग्रेन। जो सरकार फूड ग्रेन को ले रही है और सरकार जो पेंडेमिक के टाइम पे जो फूड ग्रेन सरकार ले रही है, उससे क्या फर्क आ रहा है। तीसरा, जो एक पेटेंट वेवर है, पेटेंट वेवर पे लगातार न्यूज बन रहा है, इसको आप फॉलो करिए। पेटेंट वेवर, यह एक न्यूज लगातार आ रही है, इसको फॉलो करने की कोशिश करिए कि पेटेंट वेवर क्या है। दूसरा, व्हाट इज रियल ऑक्सीमीटर, यह कोविड के बाद बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि रियल ऑक्सीमीटर क्या है। यह क्लाइमेट चेंज से है कि जो हमारा ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यह ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है और इसको कंट्रोल करने का, इसको ठीक करने का रास्ता क्या हो सकता है। आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। एक जो तरुण तेजपाल का जो एक्विटल हुआ है, उसको आप पढ़ने की कोशिश करिए। तरुण तेजपाल का जो एक्विटल हुआ है, उसको आप पढ़ने की कोशिश करिए कि उसमें कई ऐसे नए बात उठ के खड़े हुए हैं जो कि महिला अधिकारों के बारे में बात करते हैं। आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। 1 घंटे 1.25 घंटे क्लास बहुत होती है, आप लोग इसको जरूर ध्यान दें। मैं बार बार रिपीट करता हूं एक चीज, अगर आपने करंट अफेयर्स से सिविल सेवा की तैयारी करने की कोशिश नहीं की, सिलेक्शन होने के चांस 0 हैं। मैं बार बार कहता हूं, आप कितना भी पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी पढ़ लें, लेकिन जब तक आप इस तरह से पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। आप कितना भी ज्योग्राफी के क्लास चलाएं, पॉलिटी का चलाएं, जितना भी इकोनॉमिक्स चलाएं, कुछ नहीं होगा। सिर्फ 2-3 चीजों में स्टैटिक काम करता है ज्यादा, एक पॉलिटी में, एक हिस्ट्री में। इकोनॉमिक्स, साइंस, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन, ये चारों के चारों आपके करंट अफेयर से सामने आते हैं और कहीं से नहीं आते हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि इलाहाबाद अपना पुराना गौरव हासिल करे, ज्यादा से ज्यादा लोग सिलेक्ट हों। मैं आपको एक सलाह और दूंगा, आप अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, जाना बंद कर दीजिए। जो ट्रेडिशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वह सिलेक्शन पे काम नहीं करती, वो रिजेक्शन पे काम करती हैं। जिन लोगों ने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है वह इस बात को समझ रहे होंगे वहां क्या पढ़ाया जाता है, वहां कुछ भी नहीं हो सकता है। कल अपनी क्लास 2 क्लास है, शाम को 4 बजे अपनी क्लास है नेशनल मूवमेंट की,
और शाम को 6 बजे क्लास है पॉलिटी की। मैं आपको पहले ही अब बता चुका हूं, कौस्तुभ लगातार लिख रहे हैं, कौस्तुभ बहुत एक्टिवली इसमें काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्रयास इलाहाबाद के लिए चल रहा है। हम आपको 4-5 चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं जो अभी तक प्लान है। ज्योग्राफी, सीसैट, नेशनल मूवमेंट, एंशंट हिस्ट्री, कल्चर, मुगल काल, सल्तनती राज, पॉलिटी, साइंस, जनरल, डेवलपमेंट ऑफ साइंस, इन्वायरमेंट। यह आपके टॉपिक, इसकी क्लास चल रही है, क्लास स्टार्टेड। सी सेट की क्लास बहुत जल्दी गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून। नेशनल मूवमेंट हम लोग 2 पार्ट में कर रहे हैं, 1885 टू 1922। हम इसको कर रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय पेज पे। जो ये वाला पार्ट है ये हम कर दे रहे हैं। जो दूसरा पार्ट है 1922 टू 1947, ये हम लोग कर रहे हैं ऑनलाइन आईएएस क्लासेस के पेज पे। पॉलिटी हम लोग कर रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पेज पे। जनरल साइंस हम बहुत जल्दी शुरू करेंगे, जैसे ही जनरल साइंस फिनिश होती है इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है इसको हम लोग करंट अफेयर से कंट्रोल कर रहे हैं और आपको काफी करंट अफेयर से मिल जाएगा। अगर कोई टीचर आएगा तो दिखा जाए तो आपका काम करंट अफेयर्स हो जाएगा। नेशनल मूवमेंट हो गया। एंशिएंट हिस्ट्री का 2 पार्ट है, कल्चर और ये हम लोग बहुत जल्दी मुगल या सल्तनत से स्टार्ट, ये 4 पार्ट है, इसको भी जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही एक पार्ट कंट्रोल, जैसे ही ज्योग्राफी का क्लास खत्म होगा, एक हिंदी की भी क्लास चल रही है, तो जब हिंदी और ज्योग्राफी की क्लास खत्म होगी तो हम लोग और क्लासेस को शुरू करेंगे। तो लेकिन क्या है, जिस तरह से डिटेलिंग में पढ़ाने की कोशिश हो रही वैसे आप पढ़ने की कोशिश करें तभी काम हो पाएगा। तो हम लोग कल नेशनल मूवमेंट में कल स्टार्ट करेंगे 1890 से आगे। हमने किया है 1890 तक, कल 1890 से हम लोग 900 तक करेंगे। क्या है, बहुत छोटे छोटे पैच में ही हो पा रहा है, ज्यादा पैच में नहीं हो पा रहा है। हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो लगातार चल रहा है। हम करंट अफेयर से इंटरनेशनल रिलेशन को लगातार कर रहे हैं और आप लोग यकीन मानिए इंटरनेशनल रिलेशन का कोई भी सवाल नहीं होगा जो आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपको पेपर में क्वेश्चन न मिले इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है। पेपर में क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, बस समस्या यह है आप उसको सॉल्व कर ले जाइए, इस तरह देखने की कोशिश करिए। तो ये अपना मोटा मोटी एक रफली आइडिया है। अपने पास तकरीबन 110 डेज हैं। अगर हम लोग 30 सितंबर को अपना ये क्लोज करते हैं, अपने पास 110 दिन है। 110 दिन में कोर्स पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेट्स सी हाउ मच डूइंग। आप लोग भी कोऑपरेट करिए। मैं आपसे अपील करूंगा आप इसको ज्यादा से ज्यादा चैनल पर शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं। हमारी ये कोशिश भी है कि लोग गलत जगहों पर न जाएं, उन कॉमर्शियल संस्थानों पर न जाएं। तो आप लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार पेज को आप सब्सक्राइब करें। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार का यूट्यूब सब्सक्राइब करें। आप ऑनलाइन आईएएस क्लास वीरेंद्र ओझा का यूट्यूब सब्सक्राइब करें। उसमें बहुत मटेरियल है, आपको बहुत कुछ मटेरियल मिल जाएगा। जो मटेरियल नहीं मिल रहा है उस बारे में हम लोग कोशिश करेंगे। टेक केयर, विल सी यू टुमारो एट 4 o'clock।